नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में आज़ादी के पहले से दो वैचारिक ध्रुवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था और इस संघर्ष की शताब्दी पूरी हो गई 2025 में, जो साल अभी अभी बीता है। 2025 में इस संघर्ष के 100 साल पूरे होने पर यह आकलन करने का समय है कि दोनों विचारधाराएं जो एक ही समय शुरू हुई, एक ही समय भारतीय समाज के बीच में काम करना शुरू किया, उनकी प्रगति कैसी रही और उनकी आज स्थिति कैसी है। तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। एक आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा थी जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ी हुई थी। दूसरी एक विचारधारा प्रादुर्भाव हुआ। वैसे शुरू तो ये 1920 में हुई थी। ताशकंद में एम.एन. रॉय, मोहम्मद अली और एम.पी.टी. आचार्य, इन तीन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया ताशकंद में, भारत में नहीं, ताशकंद में। पार्टी का नाम हुआ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। तो नामकरण से ही इस पार्टी ने अपने को भारत के साथ नहीं जोड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं हुई, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ से उसके सफ़र की शुरुआत हुई। लेकिन 1925 में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें जो विभिन्न संगठन थे, वामपंथी संगठन थे, सबकी सामूहिक बैठक हुई और उसमें इन संगठनों का विलय करके औपचारिक रूप से सीपीआई का गठन हुआ। अब ये दोनों विचारधाराएं साथ साथ समानांतर रूप से भारतीय समाज में काम करने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी विचारधारा पश्चिम और सोवियत संघ से आयातित थी, जो भारतीय समाज के बीच में काम करने कि उसकी न तो रुचि थी और न उसका वैचारिक आधार था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भारत के समाज को भारतीय के रूप में या भारतीय की दृष्टि से देखा नहीं। उन्होंने भारत के समाज को दो वर्गों में विभाजित करके देखा, अमीर और गरीब। बाकी सब बातें उनके लिए गौड़ थी। तीसरी चीज़ उन्होंने जिसको इग्नोर किया, और मैं मानता हूं कि जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, वो ये कि भारतीय समाज धर्म, संस्कृति और परंपरा की धुरी के इर्द गिर्द जो है उसका गठन हुआ है, उसी से वो चलता है। उन्होंने धर्म को अफीम बता दिया। दूसरा, सामाजिक सच्चाई जो थी, भारत में वर्ण व्यवस्था, भारत में जाति व्यवस्था, ये समाज की सच्चाई है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया। तीसरी बात ये हुई कि उन्होंने जो मॉडल चुना अपने विचारधारा को नीचे तक ले जाने का, वो टॉप डाउन मॉडल था कि ऊपर से हम विचारधारा को थोपेंगे, वो नीचे तक पहुंच जाएगी। इसके ठीक उलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीन पर काम करना बेहतर समझा। समाज के लोगों से जुड़कर, आम लोगों से जुड़कर, आम लोगों की जो समस्या है, आम लोगों की जो तकलीफ है, उससे जुड़कर समाज को संगठित करने का काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने समाज को विघटित करने का काम किया। 1967 में नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू हुआ तो इसका एक धड़ा बना सीपीआई-एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसकी विचारधारा ये थी कि सत्ता बंदूक की नली से आती है। सशस्त्र विद्रोह इनका उद्देश्य था। भारत के संविधान को, भारत के कानून को न मानना इनका घोषित उद्देश्य था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी इस दिशा में कुछ करना तो दूर सोचा भी नहीं। 1951-52 का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सीपीआई लोकसभा में नंबर 2 की पार्टी थी। जब उससे पहले गांधी जी की हत्या के झूठे आरोप में संघ को आरोपी बनाकर उस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद भी 2 बार संघ पर प्रतिबंध लगाए गए। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जो पार्टी वैचारिक रूप से इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करती हो, जो हिंसा की राजनीति में विश्वास करती थी और करती है, उस पार्टी पर कभी भारत में आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन जितनी बार प्रतिबंध लगा संघ पर, संघ उतना निखर कर आया जैसे सोना तपने के बाद निखर कर आता है, उस तरह से आया। क्योंकि संघ का जुड़ाव समाज से था, जमीन से था, इसलिए उसकी जड़ें गहरी थी, उसको उखाड़ नहीं पाए। सीपीआई जो है, वामपंथी विचारधारा जो है, वो वायवी थी। वो सोवियत संघ और पश्चिम की विचारधारा से, वहाँ का जो मजदूरों का वर्ग संघर्ष था, उससे निकली हुई विचारधारा थी। जो चर्च और राज्य का जो संघर्ष था,
उससे निकली हुई विचारधारा थी। तो वो भारतीय संस्कृति को उस संदर्भ में कभी समझ ही नहीं पाए, सही संदर्भ में कभी समझ नहीं पाए, और समझा हो अगर तो स्वीकार नहीं कर पाए। ये दोनों वैचारिक धाराएं, ये दोनों आइडियोलॉजीज पैरेलल रूप से चलती रही, समाज में काम करती रहीं। अब आप देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की देश में पहली राज्य सरकार केरल में 1951 में 1951 में बनी। भारतीय जनसंघ की पहली सरकार लंबे समय बाद जब जनता पार्टी बनी, या फिर उससे पहले जब सम्मिलित सरकारें बनी तो सम्मिलित रूप से बनी, भारतीय जनसंघ की अलग से सरकार नहीं बनी। 1977 में जनता पार्टी के घटक के रूप में उसकी सरकारें बनी, और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, ये 3 गढ़ थे कम्युनिस्टों के। पश्चिम बंगाल में लगातार बिना किसी रुकावट के 34 साल तक लेफ्ट पार्टीज की सरकार रही, लेफ्ट गठबंधन की सरकार रही। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी विचारधारा के लिए एक इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का मॉडल विकसित करने के लिए ये इतना लंबा समय बहुत बड़ा समय होता है, जब वो पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने अपना एक वैकल्पिक मॉडल पेश कर सकती थी। लेकिन हुआ क्या, 60 साल पहले आज से पश्चिम बंगाल देश का तीसरा सबसे धनी राज्य था। आज पश्चिम बंगाल कहाँ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सैकड़ों इंडस्ट्रीज निकलकर पश्चिम बंगाल से चली गई। तो एक बात मुझे सरदार पटेल की याद आती है। आज़ादी के बाद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर कम्युनिस्टों का जो संगठन था, मजदूर संगठन था, उसने हड़ताल कर दी। उस समय देश में फूड क्राइसिस चल रही थी। सरदार पटेल ने कहा, भाई जब अंग्रेज थे तब आप कहते थे कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, लगातार काम होना चाहिए और ज़्यादा काम होना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन देश के हित में है। और अब आज़ादी आ गई, अपनी सरकार है, तो आप उत्पादन ठप कर रहे हैं, तो किसके हित में काम कर रहे हैं? यही काम किया जब से स्थापना हुई, यानी पिछले 100 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी ने। हड़ताल और आर्थिक विकास को अवरुद्ध करना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया कम्युनिस्ट पार्टी का। 1967 में आपको याद होगा नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू हुआ, और कम्युनिस्टों की एक अलग धारा बनी जो सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करती थी, CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी। उसमें कई धड़े बने, आखिर में फिर इनका जो है जुड़ाव हुआ और एक नई पार्टी बनी, CPI माओवादी। उससे पहले इनके साथ हुआ क्या कि सोवियत संघ और चीन, ये दोनों कम्युनिस्ट देश थे एक समय। दोनों में जब संघर्ष शुरू हुआ तो उसका असर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा, और 1964 में भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, इसमें विभाजन हो गया। इससे एक धड़ा निकलकर उसने बनाया CPM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी धीरे धीरे अपने धड़ों में बड़ी होती गई, और CPI जो थी वो छोटी होती गई। जो मूल पार्टी थी, जिसके नाम पर पार्टी थी, वो धीरे धीरे छोटी होती गई, और इसका सामाजिक विस्तार सिकुड़ता गया। क्योंकि अब देखिए, दोनों विचारधाराओं में अंतर क्या था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को एक सांस्कृतिक इकाई मानता था, भौगोलिक इकाई नहीं, कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह। इसलिए उन्होंने देश की संस्कृति से जुड़ने और जोड़ने का काम किया, समाज को संगठित करने का काम किया। उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं था, सत्ता उनके लिए मात्र साधन थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी, उनका मानना था कि सत्ता पर और संस्थानों पर कब्जा करके आप समाज को बदल सकते हैं। और ये उनकी विचारधारा और उनकी ये सोच लगातार गलत साबित होती रही। भारत का मतदाता लगातार बताता रहा कि आपकी सोच गलत है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा पर आत्ममंथन करने या अपने को सुधारने की कोशिश नहीं की, उसी रास्ते पर चलते रहे। सबसे बड़ी सफलता चुनावी दृष्टि से कहें लोकसभा चुनाव में, तो उनको 2004 में मिली थी, जब 59 सीट्स मिली थी लेफ्ट गठबंधन को। उसके बाद 2019 में घटकर ये पूरे देश में सिर्फ इनके 5 सांसद रह गए लोकसभा में। इस बार 2024 में चूंकि बीजेपी कमजोर थी तो थोड़ा बढ़ गए, 8 सांसद हैं। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से केंद्र में सरकार है, 303 सीटों का हाईएस्ट नंबर छू चुकी है। अभी इस बार 2024 में कम हो गई, तब भी 240 है। और ये 240 भारतीय जनता पार्टी की
वर्स्ट परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दशकों में, और खास तौर से आप कहिए 1991 के बाद से, यानी लगभग 35 सालों में। यह है विकास भारतीय जनता पार्टी का। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ी हुई थी। उनके बीच में रहकर संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई हो या कोई राष्ट्रीय आपदा आई हो, युद्ध का समय हो, हर मौके पर संघ के स्वयंसेवक सेवा के लिए तैयार थे। उसके बदले में उन्होंने सरकार से, जो भी सरकार रही हो उस समय, कुछ मांगा नहीं कि हमने ये मदद की, इसके बदले में हमको ये मिलना चाहिए। तो इन 100 सालों की यात्रा में वामपंथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 3 प्रतिबंधों के बावजूद आज अपने शिखर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया में इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है, और उसका प्रभाव शहर और गांव, हर शहर और हर शहर के हर हिस्से में है, और समाज के हर वर्ग में है। कहीं थोड़ी ज़्यादा है, कहीं थोड़ी कम है, लेकिन संघ ने हमेशा पिछले 100 सालों में हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की। उस वर्ग तक भी जो उसका घोर विरोधी, जिसके बारे में उसको मालूम है कि हमारा समर्थन नहीं करेंगे, फिर भी उन तक पहुंचने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, अपनी विचारधारा समझाने की कोशिश की, भारतीय समाज का जो मानस है वो समझाने की कोशिश की। तो कम्युनिस्ट पार्टी का यह हाल इसलिए हुआ, वामपंथी दलों का, कि वो भारतीय समाज का मानस नहीं समझ पाए। वो एक आयातित विचारधारा को लेकर चले और उसमें कभी सुधार करने की कोशिश नहीं की। हार पर हार मिलती रही, लेकिन उन्होंने मंथन करने का या पुनर्विचार करने की कोई कोशिश नहीं की। वाम दलों ने यह कभी नहीं सोचा, इस बात पर विचार ही नहीं किया कि भारत में धर्म समाज को जोड़ने का जरिया है। यह धर्म ही है जिसने इतने लंबे समय तक इस संस्कृति को जीवित रखा है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं खत्म हो गई दुनिया से, सनातन संस्कृति खत्म नहीं हुई, क्योंकि सनातन संस्कृति ने समाज को जोड़ा, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के विकास का काम किया। लेकिन एक मामला है, एक मुद्दा है, एक विषय है जिसमें संघ पिछड़ गया कम्युनिस्ट पार्टियों से। वो है नैरेटिव गढ़ने की ताकत। चूंकि ये विचारधारा विदेशी है, तो इसके समर्थक विदेशों में भी हैं, बल्कि विदेशों में मैं कहूँगा ज़्यादा है। और उन्होंने 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब इंदिरा गांधी कमज़ोर हुई और 1969 में 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई और सीपीआई का समर्थन लेना पड़ा, उसके बाद उन्होंने जितने शिक्षण संस्थान थे उन पर कब्जा कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि नैरेटिव उनके हाथ में आ गया, और नैरेटिव में उन्होंने कभी जो भारतीय विचारधारा थी, भारतीय संस्कृति थी, उसको उभरने नहीं दिया। उसको बताया कि ये घटिया है, जो पश्चिम का है वो बेहतर है, अच्छा है। वामपंथियों ने कहा कि हम प्रगतिशील हैं, और भारत के लोगों से कहा कि तुम पिछड़े हुए हो, तुम्हारी सोच दकियानूसी है, तुम्हारी सोच साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है, तुम्हारी संस्कृति साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है। लेकिन कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नेता दुनिया के किसी भी देश में हो, एक बात नहीं गिना सकता कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के मामले में इस्लाम कहां खड़ा है। इस्लाम की कौन सी ऐसी बात है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के अनुकूल है, और सनातन संस्कृति की कौन सी ऐसी बात है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है, उसके विरुद्ध है। इस बात को, इस अंतर को कम्युनिस्टों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। उनको लगा कि हम जो बताएंगे वही लोग मानेंगे और उसी को समझेंगे, और लोग बताते रहे कि आप गलत बता रहे हैं, हम इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। आज हालत यह है कि 34 साल लगातार पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहने के बाद आज विधानसभा में सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को मिला लें तो भी एक भी सदस्य, एक भी विधायक नहीं है। त्रिपुरा में 2018 में जो भाजपा ने लेफ्ट पार्टीज को सत्ता से बाहर किया, तब से वो बाहर ही हैं, हाशिए पर चले गए हैं। त्रिपुरा मोथा जो स्थानीय दल है, जो नया दल बना है जनजातीय लोगों का, वो उनसे बड़ा बन गया है। तो कांग्रेस हो
या लेफ्ट पार्टीज हों, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा दोनों राज्यों से उनका लगभग सफाया हो गया है। पश्चिम बंगाल जैसा त्रिपुरा में नहीं हुआ, लेकिन वो हाशिए पर है। वहां भी एक राज्य बचा है, केरल, जहां एंटी इनकम्बेंसी मुंह बाए खड़ी है पिनराई विजयन के सामने, जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बार बनेंगे, इसमें भारी शंका है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जितना झगड़ा है केरल में, उसके कारण हो सकता है पिनराई विजयन को तीसरा मौका मिल जाए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि पिनराई विजयन को आप सीपीएम मानेंगे तो गलती करेंगे। केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पिनराई विजयन की पार्टी है, सीपीएम नहीं है। उनकी अपनी जेबी पार्टी है, पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां सिर्फ पिनराई विजयन की चलती है। तो ये जो 2 विचारधाराएं एक साथ इतिहास में एक साथ एक समय में शुरू हुई, चली, और देश में उनको काम करने का मौका मिला, जिसमें सीपीआई को बढ़त हासिल थी पहले, चाहे चुनावी दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से। सीपीआई ने अपनी राजनीति का मुद्दा यह बनाया कि वो मजदूरों के लिए संघर्ष करती है, वो बड़े लोगों, धनी लोगों के और जमींदारों के, राजाओं के खिलाफ है। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन भारतीय जनमानस इस दृष्टि से नहीं सोचता। ऐसा नहीं है कि वो मजदूरों या गरीब लोगों के समर्थन में नहीं है, निश्चित रूप से है, चाहता है। लेकिन लेफ्ट पार्टीज का जो मॉडल था वो उनको स्वीकार नहीं था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में देखा 34 साल तक, पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया लेफ्ट पार्टीज ने। जो था उसको बढ़ाना तो दूर, उसको भी खत्म कर दिया। 100 साल बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हर कोने में है, दुनिया में उसकी चर्चा है। कुछ प्रशंसा में करते हैं, कुछ आलोचना के लिए भी करते हैं। कुछ खास तौर से जो नैरेटिव बनाने वाला तबका है, उसको संघ से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब संघ की विचारधारा के लोगों ने भी नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन होने के बावजूद वामपंथी विचारधारा का नैरेटिव बनाने की उसकी जो शक्ति है, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। वो धीरे धीरे जितनी कमजोर हो रही है, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले कुछ साल में वो बिल्कुल हाशिए पर चली जाए। अभी भी उनकी स्थिति लगातार हर रोज खराब हो रही है। नैरेटिव में रोज मार खा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग, और खास तौर से इस वजह से कि कम्युनिस्टों ने अपना साथी किसको बनाया, जिहादी मुसलमानों को। जहां जहां जिहाद मिलेगा वहां आपको कम्युनिस्ट पार्टी मिलेगी। कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पैरोकार है दुनिया में जिहादी मुसलमानों की, और उनकी सबसे बड़ी रक्षक भी है। वो चाहे अदालत हो, समाज हो या इंटेलेक्चुअल क्षेत्र हो, हर जगह वो उनके लिए कवर फायर का काम करते हैं, उनकी ओर से लड़ाई लड़ते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम बढ़िया है, सनातन धर्म खराब है। और इस देश के लोग कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं हुजूर, आपकी बात हम मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ये बात कम्युनिस्ट पार्टी के नेता समझने को तैयार नहीं है, इसलिए हाशिए पर पहुंच गए हैं। कुछ दिन में अजायब घर में इनकी चर्चा मिलेगी, समाज में या राजनीति में इनकी कोई चर्चा करने वाला नहीं होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।